जनाब, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार से आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया पर रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ जो राब्ते हैं उसकी व्हाट्सएप चैट काफ़ी ज़्यादा लीक हुई है और उस पर बात की जा रही। मुबैना ये गालिबन शायद ये व्हाट्सएप चैट है 10 मई 2023 की। रऊफ हसन साहब जो है वो भारतीय सहाफ़ी करण थापर को बजरिया जूम इंटरव्यू वो रिकॉर्ड कराते हैं और उसके साथ साथ वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नाकाबिले एतबार शख्सियत करार देते हैं। साथ साथ वो जो आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात है मुबैना तौर पर वो भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर करते हैं और ये भी कहते हैं कि जनाब यूक्रेन का जो मौक़िफ़ था ना, यूक्रेन की जो जंग चल रही थी उसमें भारतीय मौक़िफ़ की वो तायद करते हैं और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वो सख्त एतराज़ में तनकीद की जा रही होती है। साथ साथ उन्होंने जो पैगामात जो चल रहे हैं इस वक्त उसमें एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत। बाबर साहब ये बड़ा संगीन किस्म का मैटर लग रहा है, ये जिस तरह की व्हाट्सएप चैट चल रही है, करण थापर से गुफ्तगू करना, उनको इंटरव्यू देना। चले इंटरव्यू देना तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में उजागर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खूनी इनकलाब की बात की जा रही है। सर बाबर साहब क्या कहेंगे? जी वाकई नामुनासिब नहीं है, बिल्कुल अनवांटेड है। और आपसे भी इत्तेफाक करता हूँ, इंटरव्यू आप किसी को भी दे सकते हो, ओपन इंटरव्यू जो होता है जिससे पूरी दुनिया देखती है, लोग सुनते हैं, उसको तो देने में शायद कोई इतनी आग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस गुफ्तगू का आपने जिक्र किया जो मीडिया में आई है और अथेंटिक रिपोर्ट के जरिए आई है, नहीं कि सुनी सुनाई बात है, अथेंटिक रिपोर्ट के जरिए आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस आई हैं। और आपको याद है उनके खिलाफ केस है, वो कुछ दिन ज़ेरे हिरासत भी रहे, उनसे तहकीकात हुई, उन तहकीकात की रोशनी में ये चीज़ें सामने आई हैं। अभी आप पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी जो कि मशहूर है पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान बैशिंग के बारे में, वो पाकिस्तान की फ़ौज को हर जगह बदनाम करते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उनके साथ ना सिर्फ इंटरव्यू बल्कि व्हाट्सएप चैट्स आप कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट्स में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती हैं, कौमी सलामती के वो बड़े सीरियस इश्यूज हैं। आप अपनी फ़ौज पर तनकीद करते हैं, फ़ौज के सरबराह को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं और आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाहर टैंक नज़र आ रहे हैं, फ़ौज नज़र आ रही है और पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के दहाने पे है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी सूरत भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज सिर्फ ये नहीं, करण थापर के साथ जो गुफ्तगू हुई है चंद दिन पहले, उनके बारे में इस तरह की बातें भी तहकीकात के बाद सामने आई कि वो कुछ यूरोपियन जर्नलिस्ट के साथ भी राब्ते में रहे और उनको पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स लिखने पर न सिर्फ उन्होंने मजबूर किया बल्कि आर्टिकल छपे और आर्टिकल्स के टॉपिक भी यही थे, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना, पाकिस्तान की रियासत को सीरियस हद पे तनकीद का निशाना बनाना और लोगों के सामने अपने मुल्क को एक हज़ीमत का निशाना बनाना। मैं आस्क व्हाई, क्यों आखिर, मतलब हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में बेतहाशा मुल्क है, मैं तो पाकिस्तान को अपना वतन अजीज कहता हूं। मुल्क तो बहुत सारे होते हैं, ये तो हमारा वतन अजीज है। पाकिस्तान को डिफेंड करना और एक ऐसे मुल्क के सामने जो कि आपका अजली दुश्मन है, जिसकी वजह से पाक फौज के कई जो सिपाही हैं वो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जाबराना कब्जा कर रखा है, मकबूजा कश्मीर में लोगों पर जुल्म बर्बरियत की जा रही है, वहां बैठ के अगर पाकिस्तानी के खिलाफ हर्जा सराई करनी है, व्हाट डू यू थिंक सर, इसके पीछे मकासद आपकी नजर में क्या हो सकते हैं? जी, वतन अजीज नहीं, हमारा सब कुछ है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हमें इज्जत दी है, हमें शोहरत दी है, हमें एक मुकाम दिया है, आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं। पाकिस्तान के मफादात के जो खिलाफ काम करता है उसको तो कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। आपने कहा रीजंस क्या हैं, बेसिकली ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल मफादात हैं। आपको पता है कि जिस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो कुछ नहीं देखते कि कौन पाकिस्तान का दोस्त है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। बिकॉज उनका मकसद पाकिस्तान में हिजान पैदा करना है, अनसर्टेनिटी पैदा करना है, क्यास की तरफ लेके जाना है। क्योंकि पाकिस्तान में गैर यकीनी, क्यास, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनके पॉलिटिकल बयानिए को सूट करती है। अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा, पाकिस्तान में तरक्की होगी, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा, तो लोग उनको भूल जाएंगे, वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। तो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, करते रहे हैं,
اس کے متعلق کوئی ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ان سے یہی ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں جو ان کو جانتا ہے, جو اس سوچ کو جانتا ہے, جو اس بیانیے کو جانتا ہے, جو اس پولیٹیکل نیریٹو کو جانتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ آزادی رائے ہے, یہ ان کا جمہوری حق ہے, جبکہ یہ بالکل نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے قومی سلامتی سے متصادم ہوں وہ کسی کو اس کا حق نہیں دیا جا سکتا. سر مجھے تو سارے معاملے پر وہ پروین شاکر صاحب کا جو شعر ہے نا ان کا وہ یاد آ گیا کہ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہ تو اگر اس طرح سے پاور میں آنا ہے تو پھر پاور میں آگے کیا کریں گے سر؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے نا. بالکل سوالیہ نشان ہے. ایسے سخن فروش کو مر نہیں جانا چاہیے, ایسے سخن فروش کا احاطہ کرنا چاہیے, اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. کیونکہ ایسے سخن فروش خود نہیں مرتے ہوتے, ان کو پتہ ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ چیزیں کسی کے لیے بھی پاکستان میں قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کا مشکور ہوں اور یہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات پر پروگرام کرتے ہیں, آپ آواز سناتے ہیں, لوگوں تک اپنے پیغام پہنچاتے ہیں. یہی ہر محب وطن پاکستان کا فرض بھی ہے. خاص طور پہ آج ہمارے ملک کو اتنے خطرات درپیش ہیں, یہی وہ صحافت ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. بیکاز اگر آپ کسی نہ کسی مصلیت میں رہیں گے, آپ یہ سوچیں گے کہ کون کیا کہے گا اور اس سے کیا شاید آپ کے نیوز چینل کو یا آپ کے انٹرسٹ کو یا آپ کی اخبار کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا. نیشنل انٹرسٹ سے تو ذاتی انٹرسٹ بڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. نیشنل انٹرسٹ سب سے بڑا ہے. آپ نیشن کے ساتھ ہیں, نیشن کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے. کوئی بھی انٹرسٹ نیشن کے انٹرسٹ سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. سر آخر میں ایک سوال آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذاتی طور پر یہ بات چیت کی گئی ہے, یہ اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل ذاتی نہیں ہے, ان کا نیریٹو ہے. کیونکہ صرف یہ نہیں کرتے, ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ان کی ہائیسٹ لیول پہ لوگ بات کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں. ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں جو انہوں نے پچھلے سال 9 مئی کو کیا, سب کو پتہ ہے. تو اس کو ذاتی نہیں کہہ سکتے, کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. یہ ان کی اوورآل پالیسی ہے. وہ ایک بات کر کے پبلک ریئیکشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پبلک ریئیکٹ کیسے کرتی ہے, میڈیا ریئیکٹ کیسے کرتا ہے. کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو جائیں گے تو دوسرا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی اداروں کو ٹارگٹ کرنا, فوج کو ٹارگٹ کرنا, ریاست کو ٹارگٹ کرنا, ملک میں انارکی اور ہیجان پیدا کرنا ان کی پالیسی ہے. یہ ان کا نیریٹو ہے جس کے اوپر بہت دیر سے وہ گامزن ہے. سر تھینک یو سو مچ. بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کچھ ہوا رؤف حسن صاحب کی جانب سے وہ ذاتی کیپیسٹی میں نہیں, یہ پارٹی کی شاید پالیسی ہوگی. ایک بریک لیں گے جناب, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.